गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम वेक्टर्स के क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने क्या कहा है। इसमें उन्होंने कहा है अ वेक्टर आर हैज अ लेंथ 21 यूनिट। आपको ये वेक्टर आर दे रखा है, उसकी लेंथ मतलब मॉडुलस जो है आपको 21 दे रखा है। एंड डायरेक्शन रेशियोज, और इसकी डायरेक्शन रेशियोज है 2, -3, 6। Find the direction cosine and component of r। सही, तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं किसके, r के। डायरेक्शन कोसाइन किसके निकालने हैं, r के। सेकंड, एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r। सही, और हमें कंपोनेंट निकालने किसके, वेक्टर r के। क्लियर है। अच्छा, मान लीजिए आपको कोई भी वेक्टर दे रखा है, अगर उसे हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम उसके यूनिट वेक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए आपको एक वेक्टर r दे रखा है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है। उसका आपको मॉडुलस अगर दे रखा है और उसका अगर यूनिट वेक्टर दे रखा है तो हम इजीली जो है वेक्टर r जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें वेक्टर r निकालना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा वी नो डेट वेक्टर r जो होगा वो किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ r इनटू r का यूनिट वेक्टर। मॉडुलस ऑफ r कितना है, 21। अब हम निकालते हैं r का यूनिट वेक्टर। उसके लिए हम क्या करेंगे, r का जो यूनिट वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा li प्लस mj प्लस nk के बराबर। सही, यहाँ पर l कैसे निकालोगे आप, ये डायरेक्शन रेशियोज दे रखी है a b c, तो यहाँ पर हम l कैसे निकालेंगे, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m कैसे निकालोगे, b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और n कैसे निकालोगे, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एल एम एन फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। तो देखिए l किसके बराबर आएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36, तो कितना आ गया 7। तो l आ गया 2/7, m आ गया -3/7 और n आ गया 6/7। तो इसे हम r का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। वो आएगा 2/7i माइनस 3/7j प्लस 6/7k। ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ रख दीजिए। क्लियर है। अब 7 कॉमन लेके काट दीजिए, आएगा 3। तो अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया 6i माइनस 9j प्लस 18k। क्लियर है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r क्या होंगे बच्चों, एक तो 6i होगा और एक -9j और एक प्लस का 18k। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज और दी होगी उन्होंने, वो आपको कम से कम एक जो एंगल है, मान लीजिए आपको एक वेक्टर दे रखा है, वो वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा। क्लियर है। तो वो एंगल एक्यूट भी हो सकता है, वो ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि गिवन वेक्टर r जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है। एक्यूट एंगल मतलब ये पॉजिटिव आएगा, तो हमने ये आंसर लिख दिया। अगर वो कहते हैं भाई गिवन वेक्टर r एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, क्या बनाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है। तो उस केस में हम इसको क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं और इन दोनों के साइन उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्यों, जब भी हम ये निकालते हैं अंडर रूट, तो अंडर रूट में आंसर क्या आता है, प्लस माइनस दोनों में आता है। तो मैंने प्लस का 7 क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि
जो गिवन वेक्टर आर है वो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव रखने के लिए ये जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है इसे मैंने पॉजिटिव 7 लिया है। अगर वो कहते हैं इसके साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, गिवन वेक्टर आर एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, तो मैं क्या करता, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को -7 लेता ताकि ये नेगेटिव आ जाता। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये जो होते हैं LMN, ये तो कॉस अल्फा होता है, ये कॉस बीटा होता है और ये कॉस गामा होता है। सही, यहाँ पर अल्फा एक ऐसा एंगल होगा जो आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, बीटा एक ऐसा एंगल होगा जो कि वेक्टर आर वाई एक्सिस के साथ बनाता है, और गामा एक ऐसा एंगल होगा जो कि आर जेड एक्सिस के साथ बनाता है। तो उन्होंने कहा अल्फा जो है वो 90 से क्या है, लेस है, इसलिए मैंने इसे पॉजिटिव लिया है। अगर वो कहते हैं 90 से बड़ा है तो यहाँ पे फिर मैं माइनस का साइन लेता और उसके अकॉर्डिंग इसका भी साइन चेंज होता, इसका भी साइन चेंज होता। तो ये आप ध्यान रखिएगा बच्चों। देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने कहा फाइंड द एंगल्स एट विच द वेक्टर इज इंक्लाइंड टू ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको एक वेक्टर दे रखा है r, मान लेता हूं मैं, ये दे रखा है 2y माइनस जे प्लस के। अब आपको बताना है ये जो वेक्टर है ये x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ किस एंगल पर इंक्लाइंड है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, LMN निकालते हैं। सही, ये जो वेक्टर r दे रखा है इसकी 2, -1 और 2 ये डायरेक्शन क्या है, रेशोज है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन रेशो पहली हम ले लेते हैं A, दूसरी B और तीसरी C। क्लियर है? इससे हम LMN निकालते हैं। L क्या होता है, वी नो डेट L का फॉर्मूला होता है A अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और M जो होता है वो होता है B अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और N होता है C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें दे रखा है A2 और ये कितना आएगा नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 4 और 1 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। क्लियर है बच्चों? अच्छा अब आप ये पूछेंगे कि हमने ये पॉजिटिव क्यों लिया है, नेगेटिव भी तो ले सकते थे। वो आपकी मर्जी है बच्चों, वो आपकी मर्जी है। आप इसे पॉजिटिव भी ले सकते हो, स्क्वायर रूट 9 है, रूट 9 की 2 वैल्यू होती है, प्लस का 3 है एक माइनस का 3, तो मैंने प्लस का 3 ले लिया। अगर वो ये कहते हैं कि गिवन ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, तो उस केस में L क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो उस केस में मैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को -3 लेता इन ऑर्डर टू मेक L नेगेटिव। क्लियर है? अच्छा अगर कुछ ना दिया हो तो पॉजिटिव 3 ही ले लो। क्लियर है? अच्छा अब L किसके बराबर होता है, ये होता है cos अल्फा के, तो यहाँ पे cos अल्फा दे रखा है 2/3, cos बीटा दे रखा है -1/3 और cos गामा दे रखा है 2/3। तो यहाँ से निकाल लो अल्फा। अल्फा आएगा cos इनवर्स 2/3 और बीटा आएगा cos इनवर्स -1/3 और गामा आएगा cos इनवर्स 2/3।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने कहा है द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर। सही, इसमें इन्होंने कहा है आपको एक वेक्टर दे रखा है, उसका जो प्रोजेक्शन है तीनों एक्सिस के साथ वो आपको दे रखा है 6, -3 एंड 2। फाइंड इट्स लेंथ, हमें क्या करना है उस वेक्टर की लेंथ निकालनी है और उसके डायरेक्शन कोसाइन जो है वो हमें निकालने हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले देख लीजिए, मान लीजिए आपको प्रोजेक्शन निकालनी है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी, वो किसके बराबर होती है, ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर, बी का यूनिट वेक्टर। क्लियर है? अच्छा, अब एक्स एक्सिस का अगर हम वेक्टर बनाते हैं तो वो आएगा ए आई। मान लीजिए आपको एक वेक्टर दे रखा है आर और वो दे रखा है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। सही, अब अगर मान लीजिए आप एक्स एक्सिस का वेक्टर बनाते हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस का, तो वही आएगा, और अगर इसका यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो वो क्या आएगा, एल आई। अच्छा, वाई एक्सिस लेते हैं अगर आप सिर्फ, तो उसका वेक्टर क्या बनेगा, बी जे, और अगर मान लीजिए इसका यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो वो आएगा एम जे, और जेड एक्सिस सी जे, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, एम के। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लेट कर लेते हैं, पहले लेट ये वेक्टर है बी द रिक्वायर्ड वेक्टर है, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। क्लियर? अब देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन एक्स एक्सिस। सही, वो कितना दे रखा है आपको बच्चों, वो दे रखा है 6। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन वाई एक्सिस, वो दे रखा है -3। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन जेड एक्सिस, वो आपको दे रखा है 2। तो हमें क्या करना है, लेंथ निकालनी है इस वेक्टर की और उसकी डायरेक्शन को साइन जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए आपको आर वेक्टर का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आर डॉट इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, एल आई। ये कितना दे रखा है आपको, 6। क्लियर है? तो ये फार्मूला तो बच्चों ध्यान आ गया ना, आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन वाई एक्सिस, वो क्या होगा, आर डॉट वाई का यूनिट वेक्टर एम जी, ये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है बच्चों, -3, और फिर हमें निकालना है जेड पर, वो कितना दे रखा है, 2। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो मॉडुलस ऑफ आर का स्क्वायर एल स्क्वायर कितना आ गया, 36, और यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, मॉडुलस ऑफ आर का स्क्वायर और एम का स्क्वायर कितना आ गया, 9। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ आर का स्क्वायर और एन का स्क्वायर, ये आ गया 4। अब इन्हें आप ऐड कर दीजिए, एडिंग
इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ आर का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कितना आ जाएगा 49। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ आर कितना आ गया बच्चों 7। तो आपको जो गिवन वेक्टर दिया हुआ है उसकी लेंथ क्या होगी 7 यूनिट होगी। अब देखिए इससे हम निकालते हैं एल एम एन। तो आप क्या करिए यहाँ वैल्यू रखकर एल एम और एन निकाल लीजिए। वी है तो ये तो 7 है 49 6/7, क्लियर है। और ये कितना है 7, तो अब आएगा 3/7। नेक्स्ट ये कितना है 4, तो ये आ गई बच्चों एल एम एन की वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने कहा है कैन अ वेक्टर हैव डायरेक्शन एंगल्स। मान लीजिए इन्होंने कहा है आपको एक वेक्टर दे रखा है, क्या उसके ये डायरेक्शनल एंगल हो सकते हैं। डायरेक्शनल एंगल का मतलब क्या होता है, वो एंगल जो कि गिवन वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनाता है, क्लियर है। तो हम इसमें से एक को अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा मान लेते हैं, सही। अब हमें चेक क्या करना है, हमें ये चेक करना है यहाँ पर अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है तो इसका मतलब ये एंगल सही है, नहीं तो ये गलत है, क्लियर है। तो देखिए तो फर्स्ट we will find the value of, पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की। एल कितना होता है कॉस एल्फा, एम क्या होता है कॉस बीटा और एन क्या होता है कॉस गामा। तो कॉस अल्फा कितना हो गया कॉस 45, ये कॉस बीटा कॉस स्क्वायर 60 और ये आ गया कॉस स्क्वायर 120, क्लियर है। कॉस 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, कॉस 120 होता है -1/2, क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/4 और ये भी 1/4, तो 1 आ रहा है ना। अब देखिए सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये डायरेक्शनल एंगल हो सकते हैं, ये डायरेक्शनल एंगल हो सकते हैं किसी भी वेक्टर के। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, यस आएगा।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लगाया है प्रूव दैट 111, हमें ये प्रूव करना है 111 कैन नॉट बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हमें प्रूव करना है 111 जो है वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकते किसी भी स्ट्रेट लाइन के। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने कहा है आपको बताना है कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन 111 नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे सिंपल लॉजिक है, आप एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर निकाल लीजिए। अगर तीनों के स्क्वायर का सम 1 आता है तो ही उसी केस में ये डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं किसी वेक्टर के, नहीं तो नहीं होंगे। सही? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट एन जो है वो 1 है और एम जो है वो 1 है और एन जो है वो 1 है। तो हम पहले सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट we will find the value of L square plus M square plus N square। तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 3। तो ये 1 के बराबर तो नहीं है ना, देखो सही। गिवन वैल्यूज आर रॉन्ग, therefore yeah, that implies 111 cannot be the direction cosines of a vector। सही। अच्छा, अगर ये वेक्टर लिखे हैं या स्ट्रेट लाइन लिखे एक ही बात है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर हमें जो है ए की वैल्यू निकालनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। देखिए इन्होंने कहा ये दोनों वेक्टर्स जो है कोलिनियर है, तो इस केस में हमें क्या करनी है, ए की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, दो वेक्टर्स कब कोलिनियर होते हैं, या तो दोनों सेम हो या दोनों प्रोपोर्शनल हो। क्लियर है? तो इसको मैं वेक्टर मान लेता हूँ ओ ए और इसे मान लेता हूँ ओ बी। तो मैं लिखूंगा सिंस वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ओ बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, therefore सही, therefore ये दोनों क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब दोनों के आई के कोफिशिएंट की रेशियो किसके बराबर होगी, दोनों के जे की कोफिशिएंट की रेशियो के, और वो दोनों के के की कोफिशिएंट की रेशियो के बराबर होंगे। क्लियर? अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो इसका मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल मतलब उनके आई के कोफिशिएंट की रेशियो निकाल लो, जे के कोफिशिएंट की रेशियो निकाल लो और के कोफिशिएंट की रेशियो निकाल लो। ये तीनों की तीनों रेशियोज क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। 2/a इज इक्वल टू -3/6, तो 12/-3 इज इक्वल टू a। तो a कितना आ जाएगा बच्चों, -4। यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, -4 आएगी।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने कहा है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए, मतलब ये ओ ए के बराबर है, एंड पॉइंट बी, दैट मीन्स इसका वेक्टर बनेगा ओ बी। तो ओ ए वेक्टर ए के बराबर दे रखा है, ओ बी वेक्टर बी के बराबर दे रखा है। ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का, ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट बी का। देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ, अब हमें जो है सी का, पॉइंट सी का जो है पोजीशन वेक्टर निकालना है, सही। और हमें बी ए जो है ये वेक्टर भी फाइंड आउट करना है। सही। अच्छा, अब आपको गिवन क्या है, गिवन हमें दे रखा है बी सी वेक्टर जो है वो है 1.5 टाइम्स बी ए वेक्टर के। क्लियर है, ये बच्चों में गिवन है। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए इसमें एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन आप बेशक लिख लीजिए। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। अब ये पॉइंट सी है कहाँ पर, ये है बी ए को जब हम प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर पॉइंट सी आता है। मान लीजिए आपको ये पॉइंट बी दे रखा है, ये पॉइंट ए दे रखा है, इसको प्रोड्यूस करने पर सी कोई पॉइंट आता है, इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है बी, इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है ए, इसका पोजीशन वेक्टर सी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और हमें बी सी जो है वो किसके बराबर दे रखा है, 1.5 टाइम्स ऑफ बी ए वेक्टर दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए बी ए हम कैसे निकालेंगे। बी ए का फॉर्मूला होगा ओ बी माइनस ओ ए, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर से। तो ओ बी किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, वेक्टर बी के, और ओ ए वेक्टर किसके बराबर दे रखा है, वेक्टर ए के। तो ये तो बच्चों आपका बी ए वेक्टर आ गया। क्लियर है। अब देखिए बी सी जो है वो किसके बराबर दे रखा है, 1.5 टाइम्स ऑफ बी ए वेक्टर, 1.5 टाइम्स। बी ए कितना दे रखा है, बी माइनस ए के। क्लियर है। अब इससे हम सी वेक्टर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सी वेक्टर जो होगा किसका होगा, पॉइंट सी का होगा, और इसको हम ओ सी लिखते हैं। अब इसका देखिए क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा ओ सी माइनस ओ बी, ये तो होगा। अच्छा, इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो इसे क्या लेंगे, बी वेक्टर, हमें ओ सी का निकालना है ना वेक्टर का। तो यहाँ से ओ सी वेक्टर निकाल लीजिए, ये आएगा 2.5 डी माइनस 1.5, तो ये ओ सी वेक्टर। बच्चों यहाँ बी ए ये दे रखा है ना, बी ए क्या होता है, ओ ए माइनस ओ बी। ये थोड़ी गड़बड़ होगी। ठीक है। इसको आप इधर ले जाइए, 1.5 ए और ये 0.5। तो ये वेक्टर बच्चों सी का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो ये आएगा। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट है इसको आपको ग्राफिकली जो है वो भी रिप्रेजेंट करना है, सही, ज्योमेट्रिकली इसे इंटरप्रेट करना है।
सही। अच्छा इसमें मैंने क्या कहा है, ये यहाँ पर मैं पॉइंट बी ले लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट ए ले लेता हूँ, इसको एक्सटेंड करने पर जो लाइन बनती है उस पर पॉइंट सी है। अब मैं इन सबको ओरिजिन से ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे। तो ये तो बी वेक्टर हो गया, ये ओ ए वेक्टर हो गया और ये ओ सी वेक्टर हो गया। और ओ सी किसके बराबर है बच्चों, 1.5 ए वेक्टर माइनस 0.5 बी वेक्टर। अब देखो 9th है, 19th क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन में मैंने कहा है यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हो, कोलिनियर हो। सही, हमें के की वैल्यू निकालनी है अगर ये तीनों वेक्टर्स क्या हो, तीनों पॉइंट्स क्या हो, कोलिनियर हो। सही, और हमें क्या करना है, वेक्टर्स का यहाँ पे यूज करना है। तो इस पॉइंट को मैं बच्चों ए मान लेता हूँ, इसको बी और इसको सी। यहाँ से मैं ए बी वेक्टर बना लूँ पहले। ए बी वेक्टर क्या होगा बच्चों, ओ बी माइनस ओ ए। सही, तो ये कितना आएगा 1 माइनस के, और ये -1 प्लस 9 जी प्लस 0। अब बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं, वो क्या आएगा बच्चों, ओ सी माइनस ओ ए। तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2i, 5 माइनस -1 प्लस 6j, 3 माइनस 3 कितना आ गया 0। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सिंस वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी आर कोलिनियर, देयरफॉर इनके दोनों के आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट की रेशो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये बच्चों आएगा 1 माइनस के अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 6। ये लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0/0 बनेंगे ना, तो 0/0 को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे। ये आ गया 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2k माइनस 2 माइनस 2k इज इक्वल टू 6। तो k कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -2 आएगी। क्लियर है, 0 वाली टर्म इसलिए लेते हैं क्योंकि 0 में हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 तो आप पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने कहा है अ वेक्टर r इज इंक्लाइंड एट एन इक्वल एंगल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर इन्होंने कहा है आपको वेक्टर r दे रखा है और वो तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब अल्फा बीटा और गामा यहाँ पर तीनों इक्वल दे रखे हैं।
आगे इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और आर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर दे रखा है, 2√3 के बराबर दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आर की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला समझ लीजिए। मान लीजिए आपको एक वेक्टर आर दे रखा है, उसे हमें फाइंड आउट करना है और उसका मॉडुलस दे रखा है। तो हम वेक्टर आर कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, वेक्टर आर के मॉडुलस को उसके यूनिट वेक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना दे रखा है आपको, 2√3, और यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, वो होता है li प्लस mj प्लस mk। हम L11 कैसे निकालेंगे, L11 के लिए उन्होंने कहा है अल्फा बीटा गामा और तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ये भी क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे। दैट मींस L11 क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए v है L² प्लस M² प्लस N² किसके बराबर दे रखा है, 1 के। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो L किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस 1/√3 के। तो यहाँ पर हमें L M N तीनों इक्वल दे रखे हैं और तीनों किसके बराबर है, प्लस माइनस 1/√3 के। तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये बच्चों हमारे वेक्टर आ जाएगा। अगर कोई वेक्टर तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होता है तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन हमेशा क्या होती है, प्लस माइनस 1/√3 होती है, तीनों की तीनों। और फार्मूला क्या होता है किसी वेक्टर का, हम उसके मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं।